हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की स्पेशल रिवीजन क्लास में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रिटिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर के ऐसे सिलेक्टेड वर्क्स जिन्हें या फिर जिनके बारे में यूजुअली स्टूडेंट डिटेल में प्रिपेयर नहीं करते या फिर रिवीजन के टाइम पर स्किप कर देते हैं। आपको पता है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर शॉर्ट स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, डिस्टोपियन नॉवेल्स और नॉन फिक्शन वर्क्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और हम लोग सिर्फ लिस्ट डिस्कस नहीं करने वाले हैं बल्कि एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स, पब्लिकेशन डिटेल, ऑथर कनेक्शन और क्विक रिवीजन अप्रोच के साथ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये सेशन स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कॉमन सिलेबस से आगे जाकर अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कंपैरेटिवली कम डिस्कस होते हैं बट यूजीसी नेट प्रेपरेशन के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन और रिवाइज विद यू ऑल ब्रिटिश लिटरेचर रिपीटेड शो स्टोरीज। राइट, शो स्टोरी से आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनती है, यू मस्ट नो अबाउट कि आपके वो कौन कौन से टाइटल हैं जो एग्जैक्टली आपकी शो स्टोरीज हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन वी हैव चार्ल्स डिकन। 1866 में आई है द सिंगल मैन, वेरी इंपॉर्टेंट शो स्टोरी रिटन बाय चार्ल्स डिकन। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग चार्ल्स डिकन। चार्ल्स डिकन जो है वो विक्टोरियन एज के सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट में से एक हैं और इनका जो टाइम लाइन है ना उसे भी आपने मार्कअप करना है, लाइक 1812 to 1870, okay? And he famous for social criticism, realism and industrial society. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड उस पर बेस्ड ऑन इनके वर्क्स हैं, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ऑलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं। वेल हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शो स्टोरी जो इनकी 1866 में पब्लिश हो रही है। एंड दिस वॉज लाइक जो इनकी शो स्टोरी है, दिस इज published in the collection Mugby Junction. I'm just writing here MUGBY, मगबी जंक्शन करके कलेक्शन आया था फर्स्ट, जिसमें ये इनकी बेसिकली शो स्टोरी आई है। और इस पर्टिकुलर कलेक्शन में आपको घोस्ट स्टोरीज, साइकोलॉजिकल फिक्शन, राइट, गोथिक स्टोरीज देखने मिल जाएंगी। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बट यू कीप इन योर माइंड दिस टाइटल द सिंगल मैन। राइट, स्टोरी क्या होती है उसमें ना, रेलवे सिंगल मैन और नरेटर के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होता है, राइट, और इसी पर बेस्ड ऑन शो स्टोरी होती है। लाइक इसमें ना फेट, ह्यूमन कंट्रोल, फियर, टेक्नोलॉजी, सुपरनैचुरल अनसर्टेनिटी के बारे में मतलब बताया गया। अब देखिए क्वेश्चन ना आपको सिंपल पूछा जाएगा फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट शो स्टोरी, लाइक हु रोट द सिंगल मैन। यू मस्ट नो अबाउट द चार्ल्स डिकन। गॉथिक शो स्टोरी आइडेंटिफाई करनी है आपको। सो हियर वी हैव द सिंगल मैन, राइट। रेलवे को सिंबोलिज्म की तरह यूज किया है इस पर्टिकुलर शो स्टोरी में, जिसमें आपको कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे विक्टोरियन लिटरेचर के। सो ऑल द मेजर इन्फॉर्मेशन यू कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट वर्क। अभी हम लोग मूव कर टू गाइस सेकेंड वन वी हैव ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हैं द हैप्पी प्रिंस। ये आपके ऑस्कर वाइल्ड का है विच वॉज पब्लिश्ड 1888, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब देखिए ऑस्कर वाइल्ड जिनका एसोसिएशन है एस्थेटिक मूवमेंट के साथ, और मैं आपको बता दूं एस्थेटिक मूवमेंट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स में से एक है, जिसका फेमस लाइन भी है आर्ट फॉर आर्ट सेक। होप यू अंडरस्टैंड हियर एंड यू हैव रिवाइज्ड, राइट। तो बेसिकली ये जो शो स्टोरी है आपकी द हैप्पी प्रिंस, इन दिस स्टोरी आपको देखने मिलेगा जो एक स्टैच्यू होता है हैप्पी प्रिंस का और एक स्वेलो बर्ड होता है, वो किस तरीके से मिलकर सिटी के जितने भी पुअर लोग होते हैं उनको हेल्प करते हैं। आपने ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो स्कूल लेवल पर जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी मतलब आपने देखा होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन द क्लास ऑफ 9th में देखा होगा जो ओल्ड हमारा सिलेबस था, राइट। तो बेसिकली सेक्रीफाइस, कंपैशन और सोशल इनइक्वालिटी पर बेस्ड ऑन ये इनका इंपॉर्टेंट शो स्टोरी है। और इसकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही इमोशनल होती है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस होता है ना उसके बाद उनको डिवाइन रिवॉर्ड मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये बन सकता है एग्जामिनेशन में, विच कलेक्शन कंटेन द हैप्पी प्रिंस। तो आपको पता होना चाहिए, आई हैव टोल्ड यू दिस वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स। दिस इज द कलेक्शन इन विच दिस द हैप्पी प्रिंस was published. Okay, hope you understand here. अब जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्क, दैट इज 1887 द स्फिक्स विदाउट अ सीक्रेट, राइट, द स्फिक्स विदाउट अ सीक्रेट। ओके, सो दिस इज अगेन बाय ऑस्कर वाइल्ड
ऑथर की डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये जो इनका शॉर्ट स्टोरी है, दिस वॉज पब्लिश्ड 1887, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन पर बेस्ड ऑन है। इसमें क्या होता है, मतलब ना इसमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं और उनको ना एक मतलब एक मिस्ट्री होती है उनकी लाइफ की, और एंड में ऐसा कुछ रिवील होता है कि एक्चुअल में कोई सीक्रेट ही नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट है, एक मिस्ट्री टाइप का होता है, लेकिन बाद में उनको ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे ना अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी और ह्यूमन इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं मतलब फोकस किया गया है एज ए थीम। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी अपने लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1888। देखिए सेम आपको ईयर मिल रहा है, बहुत ईजी है आपके लिए लर्न करना। द मैन हु वुड बी किंग, दिस वॉज रिटन बाय रडियार्ड किपलिंग। रडियार्ड किपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऑथर्स में से एक हैं और इन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1907 में। ठीक है, दिस इज द ईयर व्हेन ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और इनका एसोसिएशन है इम्पीरियल जो लिटरेचर है उसके साथ। ओके और इनका टाइमलाइन जरूर से ध्यान में रखिएगा, 1865 टू 1936। ओके अब बात कर लेते हैं इनकी शो स्टोरी दैट वी हैव द मैन हु वुड बी किंग। ठीक है, तो ये एक एडवेंचर शो स्टोरी है इनकी, और इसमें ना आपको देखने मिलेंगे मतलब 2 जो ब्रिटिश एडवेंचर्स हैं ना, लाइक अफगानिस्तान साइड के रीजन में जाकर किंग बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनिशियली तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट प्राइड और पावर उनकी डाउनफॉल का रीजन बनता है। तो एक तरीके से कॉलोनियल एम्बिशन पर बेस्ड ऑन इनका ये शो स्टोरी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू प्लीज कीप इन योर माइंड। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अगेन वेरी इजी टू लर्न द ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1888, द वेदर्ड आर्म। राइट, विदर्ड आर्म जो है आपकी थॉमस हार्डी का शो स्टोरी है। थॉमस हार्डी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एसोसिएशन नेचुरलिज्म और रीजनल लिटरेचर के साथ है। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स दी, राइट, जो यूजीसी नेट में आपसे इनके कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, इनकी नॉवेल्स के मेजर कैरेक्टर्स से क्वेश्चंस बनता है, स्टोरी लाइन पूछ ली जाती है, कंप्लीट आइडिया पूछ लिया जाता है, किसी भी लाइन को पिक करके आपसे पूछ लिया जाता है, इट डिस्क्राइब पर्टिकुलर इन विच पर्टिकुलर नॉवल। ओके, तो आपने ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग थॉमस हार्डी अपने माइंड में ध्यान में रखना है। एंड लेट्स कम बैक, इनकी जो ये शो स्टोरी है इसमें आपको कुछ सुपर नेचुरल फिक्शन एंड गॉथिक देखने मिल जाएगा, जो इनके कलेक्शन वेसेक्स टेल, राइट, इन्होंने कलेक्शन दिया था वेसेक्स टेल्स करके, इन दैट पर्टिकुलर कलेक्शन दिस शो स्टोरी पब्लिश, राइट, द वेदर्ड आर्म। होप यू अंडरस्टैंड हियर। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली सुपर सिचुएशंस एंड फीमेल सफरिंग दिखाई गई है शो स्टोरी में, लाइक एंडिंग में ट्रेजिक और शॉकिंग मतलब आपको देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट जितने भी थॉमस हार्डी के नॉवेल्स हो गए, शो स्टोरीज हो गई, ऑलमोस्ट उनकी जो एंडिंग होती है ना वो बहुत ट्रेजिक ही होती है। लाइक उसका जो हीरो होता है वो काफ़ी बेचारा टाइप का होता है। सो ऑल द थिंग्स यू कीप इन योर माइंड। वेसेक्स इसकी सेटिंग रखी गई है, सुपर नेचुरल आपको देखने मिल जाएगा, सिम्बोलिज्म ऑफ आर्म दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल यू जस्ट कीप इन योर माइंड। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा स्लाइड है। लेट मी शो यू फर्स्ट, दिस इज द सेट 2 जहाँ पे मोर शो स्टोरीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं साकी, इट वॉज रिटन साकी। तो आपको पता है साकी जो है दिस इज द पेन नेम, राइट, और इनका जो रियल नेम है दैट इज हेक्टर ह्यूगो मुनरो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हेक्टर ह्यू मुनरो। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं का ये स्यूडो नेम है साकी, और यूजीसी नेट ने ऑलरेडी पूछा भी इस पर्टिकुलर फैक्ट को, और इनका जो मतलब टाइम लाइन है दैट इज 1870 टू 1916, और ये फेमस हैं विट के लिए, सटायर के लिए, आयरनी और सरप्राइजिंग एंडिंग्स आपको इनके वर्क्स में देखने मिलती है। और इनका एसोसिएशन एडवर्डियन पीरियड के इंपॉर्टेंट शो स्टोरी राइटर्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इनकी स्टोरी है दैट इज द ओपन विंडो जो 1914 में पब्लिश हो रही है, आपको ध्यान में रखना है ये इनका एक ह्यूमरस स्टोरी है जो जिसका मतलब सरप्राइजिंग एंडिंग आपको देखने मिल जाएगा। लाइक स्टोरी में ना आपको फ्रैम्पटन नटल नाम का नर्वस पर्सन एक हाउस में विजिट करता है, और वहाँ पर उसे वीरा नाम की एक गर्ल मिलती है। उसको ना वो फेक ट्रैजिक स्टोरी सुना देता है, मतलब एवं ही कोई अजीब सी स्टोरी सुना देता है कि मतलब इस घर के तो लोग मर चुके हैं, ऐसा कुछ बोलता है। जब वो लोग सडनली वापस आ जाते हैं तो जो फ्रैम्पटन होता है वो डर के मारे भाग जाता है। सो दैट इज स्टूपिडिटी यू जस्ट see in this particular show story. Okay, so that is about, तो basically you keep in your mind. उसके बाद we have next important show story again written by Saki, like श्रिंदी वस्तर। ठीक है, श्रिंदी वस्तर करके जो 1910 में पब्लिश हो रही है। तो इसका बेसिकली जो एसोसिएशन है वो फैंटेसी के साथ है,
और डार्क सटायर डिसकंसीडर, मतलब इसमें जो स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक वीक और लॉनली चाइल्ड है, राइट, जो अपनी स्ट्रिक्ट गार्जियन से इमोशनली सफ़र करता है, राइट, और गार्जियन जो है उसके सीक्रेटली मतलब उसको ना एक फैरेट को वर्शिप करता है, समझ रहे, और उसका नाम रखते हैं श्रिंदी वस्तर करके, जो टाइटल ऑफ द शो स्टोरी है। तो ये एक तरीके से ना एंडिंग डार्क, राइट, इसकी जो एंडिंग है वो डार्क और सिंबॉलिक है। तो इसके अंदर एक चाइल्ड का रिबेलियन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हियर वी हैव 1917 वर्जीनिया वुल्फ द मार्क ऑन द वॉल, राइट। 1917 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। वर्जीनिया वुल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न राइटर्स में से एक है एंड शी ग्रेट यूजर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल शी मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। ओके, मॉडर्निस्ट राइटर है। इनका टाइमलाइन और जेम्स जॉयस का सेम टाइमलाइन है, लाइक 1882 टू 1941, राइट। अब देखिए इनका ये शो स्टोरी है द मार्क ऑन द वॉल। आपने इनकी मिसेस डालोवे, टू द लाइट हाउस, अ रूम ऑफ वंस ऑन जैसी नॉवेल्स तो पहले स्टडी और रिवाइज कर चुके हो, बट इनकी शो स्टोरी को भी देख लीजिएगा, 1917 में आ रही है। और इसमें ना मतलब इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मतलब यूज़ किया इस टेक्निक को। इसमें क्या होता है, जो नरेटर होता है वो वॉल पर एक स्मॉल मार्क देखता है, राइट, उसको एक मार्क दिखने लगता है वॉल पर, और उसको ऑब्जर्व करते हुए ना थॉट्स जो एक कंटिन्यूसली उसके चेंज होते रहते हैं उस मार्क को देख के, राइट। सो दिस इज अबाउट टाइप ऑफ स्टोरी आपको देखने मिलेगा, और शी यूज्ड इन दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ओके, सो जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अगेन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ अनदर शो स्टोरी क्यू गार्डन्स। दिस वाज पब्लिश्ड 1919, राइट। तो इसमें आपको मतलब स्टोरी देखने मिलेगी कि गार्डन में चलने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं और एक स्नेल होता है, उनके मूवमेंट के थ्रू लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, समझ रहे हैं आप। मतलब यहाँ पे पैसेज ऑफ टाइम, ह्यूमन एक्सपीरियंस और फ्रेगमेंटेड रियलिटी के बारे में बताया। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट शो स्टोरी रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ 1920 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो ये जो इनकी शो स्टोरी है ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है। मतलब स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो जॉन होता है, वो एक पॉलिटिशियन है जो सडनली रैंडम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने लगता है, समझ रहे हैं। मतलब उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो ऑब्सेशन है ना वो किस तरीके से ग्रेजुअली उसकी पॉलिटिकल करियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट इट। तो इसको आप बोल सकते हो ह्यूमन की साइकोलॉजी, आइसोलेशन और इनर कंसाइंसनेस पर बेस्ड ऑन इनकी शो स्टोरी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल मैंने आप लोगों के साथ रिवाइज कराए हैं, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट में जो एग्जामिनर है ना, टाइप ऑफ टाइटल ही आपको सरप्राइज करने के लिए हमेशा मैचिंग्स क्वेश्चन में और क्रोनोलॉजी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अभी जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, लेट मी शो यू। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट दिस स्लाइड ऑल्सो, जहाँ पे आपको मोर शो स्टोरीज में रिवाइज कराऊंगी, जिसमें फर्स्ट वी हैव ब्लिस, राइट। ब्लिस दैट वाज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, राइट, एंड पब्लिश 1920। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी कैथरीन मैन्सफील्ड है ओरिजिनली न्यूजीलैंड है, समझ रहे, ये न्यूजीलैंड से थी, बट लिटरेरी करियर इंग्लैंड में इस्टेब्लिश मतलब इन्होंने किया, ठीक है। और इनका एसोसिएशन मॉडर्निस्ट लिटरेचर के साथ है, लाइक अर्ली 20th सेंचुरी के साथ। और ये स्पेशली मतलब फेमस है ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल शो स्टोरीज के लिए, इनर इमोशन को फोकस करती है, मूवमेंट बेस्ड नैरेटिव्स देती हैं, राइट। और इनको मॉडर्न शो स्टोरी फॉर्म को रिफाइन मतलब कि दोबारा से रीडिफाइन करने वाले राइटर्स में से एक काउंट किया जाता है, समझ रहे हैं। और 1920 में इनका ये शो स्टोरी आया था जो मॉडर्निस्ट फिक्शन और साइकोलॉजिकल फिक्शन कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या होता है, बर्था यंग करके मेन कैरेक्टर होता है, और जो बर्था होती है वो किस तरीके से अपनी लाइफ और मैरिज को परफेक्ट समझती है और अनयूजुअल हैप्पीनेस फील करने लगती है, लाइक ब्लीस जिसको बताया है, ठीक है। अब ब्लीस क्या, अब देखो पार्टी के दौरान, एक पार्टी हो रही होती है, उसके दौरान क्या होता है, उसको ना ग्रेजुअली ये रियलाइज होने लगता है कि उसके जो हस्बैंड है और उसकी जो फ्रेंड है उसके बीच में इमोशनल कनेक्शन है, राइट। तो ये जो स्टोरी है, शो स्टोरी है, दैट इज एनी हाउ बेस्ड ऑन हिडन डिजायर्स, फीमेल कंसाइंसनेस एंड इमोशनल अवेकनिंग। और इसकी जो एंडिंग होती है ना, वो एंडिंग मतलब ओपन और इमोशनली अनसेटिंग मतलब आपको देखने मिलेगी। तो ओवरऑल दिस टाइटल इंपॉर्टेंट, राइट। सो जस्ट कीप इन माइंड। इसी तरीके से हमारी सेम ऑथर का कैथरीन मैन्सफील्ड का हियर इज द डॉल्स हाउस 1922 ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव टाइटल। और इसमें ना आपको देखने मिलेगा जो स्टोरी है उसमें एक रिच फैमिली की जो एक डॉल हाउस होती है
और क्लास डिस्क्रिमिनेशन दिखाई गई है, समझ रहे हैं। मतलब सब बच्चों को डॉल हाउस देखने दिया जाता है, एग्जेप्ट पुअर, जो एक पुअर सिस्टर्स होती हैं उनको नहीं देखने दिया जाता। तो दिस इज क्लास डिवीजन बेस्ड ऑन शो स्टोरी, जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव अगेन रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड, और देखिए सेम ईयर आ रही है आपकी 1922 द फ्लाई करके, राइट। तो 1922 में इनका जो ये शो स्टोरी आ रहा है, इसमें जो कैरेक्टर है वो है बॉस। वो एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने डेड सन को इनडायरेक्टली रिमेंबर करता है, राइट। मतलब उसके बारे में सोचने लगता है, वो एक फ्लाई को रिपीटेडली स्ट्रगल करते मतलब देखता है, और फाइनली फ्लाई मर जाती है। तो दिस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, कंट्रोल एंड हेल्पलेसनेस, समझ रहे हैं। तो इसमें ना जो फ्लाई है वो सिंबॉलिक है, ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी को कहीं ना कहीं मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट वी हैव H.G. वेल्स का 1906 में आ रहा है द डोर इन द वॉल। द डोर इन द वॉल, H.G. वेल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव और एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं लेट विक्टोरियन एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड के साथ, और इनका एसोसिएशन स्ट्रांगली साइंस फिक्शन के साथ, स्पेक्युलेटिव फिक्शन के साथ, फ्यूचर इमेजिनेशन के साथ और सोशल क्रिटिसिज्म के साथ देखा जाता है। एंड सो मैनी क्वेश्चंस जो हैं यूजीसी नेट में बनते हैं, उसमें क्वेश्चन बनता है हु इज़ द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। सो अगर आपको ऑप्शन में मिले, सो हियर द आंसर वी हैव H.G. वेल्स, क्योंकि समटाइम आपको मैरी शेली भी देखने मिलती है, क्योंकि उन्होंने फ्रैंकनस्टाइन दिया था 1818, दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड साइंस फिक्शन, ओके। तो यू जस्ट कीप इन योर माइंड, देखो वो तो मदर ऑफ साइंस फिक्शन कहलाएंगी वैसे भी, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने जाना है। अब इनका जो ये शो स्टोरी है दैट इज द डोर इन द वॉल, ये 1906 में आ रही है, और ये इनका एक सिंबॉलिक फिक्शन है बेस्ड ऑन फैंटेसी, ठीक है। स्टोरी में आपको मिल जाएगा एक वॉलिस जो चाइल्डहुड में ही ना एक मैजिकल ग्रीन जो डूर होती है उसको डिस्कवर कर लेता है, राइट। और जो एक आइडियल वर्ल्ड में उसको मतलब ले जाता है, राइट। अब जब वो अडल्ट हो जाता है तो अडल्ट लाइफ में सक्सेस चूज करता है, लाइक उसको ना मतलब सक्सेस चूज करना रहता है, और डोर जो होता है उसको वो मिस कर रहा होता है। तो एक तरीके से लॉस्ट इनोसेंस, समझ रहे हैं ना आप। एक जब हम छोटे होते हैं तो हमारी जो एक डिज़ायर्स होती हैं वो किस तरीके से डिफरेंट होती है जब हम लोग अडल्ट मतलब अपने लाइफ में एक तरीके से कदम रखते हैं। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन इट, क्योंकि हमें उस एज पर पता लगता है व्हाट इज़ रियलिटी एंड व्हाट इज़ इमेजिनेशन। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन इट, ओके। Now the next we have again written by H.G. Wells, The Country of the Blind, 1904 में आ रहा है, राइट। अभी तक आप इसको नॉवल कंसीडर कर रहे होंगे, बट अब मैंने आपको क्लियर कर दिया ये इनकी शो स्टोरी है। और जो आपके H.G. वेल्स है ना, इनके वर्क्स में साइंटिफिक इमेजिनेशन के थ्रू सोसाइटी को एनालिसिस किया जाता है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो इनका शो स्टोरी है दैट इज़ ऑफ कोर्स एसोसिएटेड साइंस फिक्शन, फिलोसॉफिकल एलेगरी इट कंसीडर। और स्टोरी में ना आपको मतलब नूनजा करके एक कैरेक्टर मिल जाएगा, लाइक नून्स करके, ठीक है। वो एक ऐसी कंट्री में पहुंच जाता है जहां सब लोग जो होते हैं ना वो ब्लाइंड होते हैं। कैन यू इमेजिन, दिस इज यू नो द स्टोरी ऑफ, उसको ऐसा लगने लगता है वो सुपीरियर होगा, बट ग्रेजुअली उसको ये रियलाइज होता है कि सोसाइटी अपने रूल्स पर चलती है, समझ रहे हैं। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट, ओके। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है। अभी हमारे पास कुछ और रिमेनिंग इंपॉर्टेंट शो स्टोरीज बची हैं जिसे मुझे आपको कवर कराना है। तो हियर वी हैव नेक्स्ट D.H. लॉरेंस 1926 द रॉकिंग हॉर्स विनर, राइट। D.H. लॉरेंस की सभी नॉवेल्स एंड नॉवेल्स के सभी कैरेक्टर्स एज वेल इनकी शो स्टोरी और जो भी उन्होंने पोएम के टाइटल दिए आर वेरी क्रूशियल फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन। अगर आपने D.H. लॉरेंस को सीरियसली रिवाइज नहीं किया है, आई टेल यू आपने ज़रूर से उनको स्टडी करना है और डिटेल में स्टडी करना है, जो भी मैंने आपको बताया इन दी कॉन्टेक्स्ट, ओके। इनका एसोसिएशन वैसे मॉडर्निस्ट लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी के साथ है, 1885 टू 1930 दिस इज़ द टाइम लाइन ऑफ D.H. लॉरेंस। और ये बेसिकली फेमस हैं ह्यूमन रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल डेप्थ, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिज़ायर एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए। इनकी राइटिंग्स में ना आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इमोशनल एम्प्टीनेस का क्रिटिसिज्म देखने मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं इनका जो ये शो स्टोरी है, हियर वी हैव द रॉकिंग हॉर्स विनर, ठीक है। तो ये जो इनकी शो स्टोरी है ये ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल फिक्शन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें आपको पॉल मिल जाएगा एज ए मेन कैरेक्टर। तो स्टोरी में जो पॉल होता है ना, उसको ये लगता है कि जो फैमिली है वो अनलकी है और पैसा ही हैप्पीनेस ला सकता है। दैट वॉज द थिंकिंग ऑफ पॉल, जो मेन कैरेक्टर ऑफ द शो स्टोरी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रॉकिंग हॉर्स राइड करके फ्यूचर हॉर्स रेस विनर प्रिडिक्ट करता है।
प्रिडिक्ट कर रहा है वो यहाँ पर और पैसा अर्न करता है, समझ रहे हैं, लेकिन ओबेसन ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट, जो कि बेस्ड ऑन है मटेरियलिज्म, फैमिली प्रेशर। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जिसमें मैं जोसेफ कॉनरेड 1897 द लागून, राइट, द लागून, वेरी इंपॉर्टेंट शो स्टोरी। अब देखिए जो जोसेफ कॉनरेड है इनकी भी नॉवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर से करनी है, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड का है, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो बर्थ हो रहा है वो पोलैंड में हो रहा है, बट ही रॉट इन इंग्लिश, ओके। और इनका एसोसिएशन है ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्न लिटरेचर, ठीक है। और इनके वर्क्स में आपको कॉलोनियल सेटिंग्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स, डार्कनेस इनसाइड ह्यूमन नेचर, ये सभी मतलब टॉपिक्स देखने मिल जाएंगे एज ए थीम। और ये जो इनका शो स्टोरी है, दिस इज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन कॉलोनियल फिक्शन, एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें आपको अरसात करके मेन कैरेक्टर मिल जाएगा, जो स्टोरी में जो अरसात होता है ना, वो अपनी ट्रैजिक लव स्टोरी और गिल्ट को रिमेंबर कर रहा होता है, राइट। उसने मतलब लव चूज किया, बट उसे डिसीजन की इमोशनल कॉस्ट पे की उसने, समझ रहे हैं, जो उसने डिसीजन लिया था उसी का उसे इमोशनल कॉस्ट पे करना पड़ा बाद में, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट। उसके बाद वी हैव डोरिस लेजिंग। डोरिस लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी नॉवल जरूर से कर लीजिएगा, एंड वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 2007। नोबेल प्राइज लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ईयर ध्यान में रखना है। और इनका एसोसिएशन है पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के साथ, जिनका टाइमलाइन भी है 1919 टू 2013। ये फेमिनिस्ट कंसर्न, विमेंस आइडेंटिटी, सोशल एक्सपेक्टेशंस को ज़्यादा फोकस कर रही थी अपने वॉक में। 1963 में इन्होंने शो स्टोरी दिया जो फेमिनिस्ट फिक्शन है बेसिकली, जिसमें आपको सूजन मिल जाएंगी, सूजन रॉलिंग करके मेन कैरेक्टर मिल जाएगा। और स्टोरी में क्या होता है, जो सूजन होती है वो आउटवर्डली परफेक्ट मैरिड लाइफ जीती हैं, बट इंटरनली एम्प्टी फील करती है। मतलब बाहर से तो लगता है एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इनसाइड देयर इज सो मैनी प्रॉब्लम्स, ओके। तो ये ना अपने आप को मतलब वो रूम 19 को अपनी प्राइवेट स्पेस बना लेती हैं, मतलब एक रूम है, उसका नंबर है, और उसको वो अपनी एक प्राइवेट स्पेस बना लेती है। तो इस पर्टिकुलर शो स्टोरी में आप फीमेल फ्रीडम, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे मतलब थीम को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग्राहम ग्रीन्स द डिस्ट्रक्टर, जो इनकी 1954 में पब्लिश हो रही है। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और आपके ग्राहम ग्रीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है, मोरल एम्बिगिटी, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे मतलब थीम को फोकस करते हैं अपने वर्क्स में। और ये जो इनकी शो स्टोरी है, ये एक तरीके से सिम्बॉलिक फिक्शन और पोस्ट वॉर फिक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप होता है ऑफ बॉयज़ का जो सीक्रेटली एक ओल्ड हाउस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मतलब जो ट्रेवर होता है, इसमें ट्रेवर जो होता है बेसिकली मेन कैरेक्टर, उसका नाम है, वो डिस्ट्रक्शन को क्रिएटिविटी जैसा ट्रीट करता है, समझ रहे हैं। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट इट, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव where I will revise with you all Indian literature. Yes guys, अब हम लोग इंडियन लिटरेचर की कुछ इंपॉर्टेंट शो स्टोरीज़ के टाइटल को रिवाइज करेंगे, जो बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और मुझे पक्की से पता है आर के नारायण की आपने सभी नॉवेल्स अच्छे से रिवाइज कर लूँगी, बट यू स्किप शो स्टोरी, बिकॉज यूजली स्टूडेंट शो स्टोरी को जल्दी से रिवाइज नहीं करते, और यहीं से मैचिंग्स में आपको कन्फ्यूज़न और आपके मार्क्स लूज होते हैं, ठीक है। वेल गाइज, वी हैव मोर टाइम नाउ। सो 1947 में आर के नारायण का एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आ रहा है, जो इनका बेसिकली शो स्टोरी है। और आर के नारायण को आप जानते हैं, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर के साथ इनका एसोसिएशन है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज, ऑर्डिनरी इंडियन लाइफ और आयरनी और जेंटल ह्यूमर को ये फोकस करते हैं। आपको पता है इन्होंने अपने फिक्शनल टाउन मालगुडी को लिटरेरी आइडेंटिटी दी, राइट। और ये जो इनका शो स्टोरी है विच वॉज पब्लिश 1947, ये रियलिस्टिक फिक्शन है इनका, जिसमें आपको मतलब स्टोरी में देखने मिलेगा एक एस्ट्रोलॉजर होता है और एक गुरु नायक होते हैं, ठीक है। तो स्टोरी में एक एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली रियल एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन बिहेवियर से प्रिडिक्शन करता है। मतलब जब वो किसी ह्यूमन का बिहेवियर देखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा अंदाज़ा लगा लेता है व्हाट कैन बी प्रिडिक्ट हियर, ओके। तो एक दिन उसके पास एक ऐसा कस्टमर आता है जो उसके मतलब पास्ट से कनेक्टेड होता है। मतलब एक ऐसा कस्टमर आया है जिसको पता होता है उसके पास्ट के बारे में। एंड में ये रिवील हो जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था, ठीक है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन
राइट। उसके बाद देखिए आर के नारायण का वी हैव नेक्स्ट 1970 में आ रहा है अ हॉर्स एंड टू गॉड्स। ठीक है, आर के नारायण को इंडियन मिडिल क्लास लाइफ को इंग्लिश लिटरेचर में प्रेजेंट करने के लिए जाना जाता है। सिंपल, सटायरिकल, ह्यूमन सेंटर्ड इनके वॉक रहते हैं। अच्छा, ये जो इनकी शो स्टोरी है दैट इज़ जिसमें आपको मुन्नी मिल जाएंगी लाइक मेन कैरेक्टर, और आपको स्टोरी में देखने मिलेगा कि स्टोरी में लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, अमेरिकन आदमी जो होता है वो स्टैचू खरीदता है, राइट, मतलब वो खरीदना चाहता है, और जो मुन्नी होती है वो ये सोचता है कि वो गॉड खरीद रहा है। समझ रहे, GOAT गॉड, मैं बकरी की बात कर रही हूँ। तो दैट इज द कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, राइट। सो दिस इज शो स्टोरी अबाउट, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी हैव अगेन आर के नारायण 1941 द मिसिंग मैन, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट। तो ये इनका रियलिस्टिक फिक्शन है, मतलब एक सोशल स्टोरी है जिसमें आपको थनप्पा मिल जाएगी। थनप्पा जो होते हैं एक पोस्टमैन होते हैं जो एक फैमिली की हैप्पीनेस प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट लेटर डिले करता है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको मोरल डिलेमा फेस करना पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आर के नारायण की जो भी आपको ये 3 शो स्टोरी बताई हैं और इसमें जो मैंने आपको कैरेक्टर बताया ना, ज़रूर से अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि आर के नारायण हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, राजा राव हो गए, इनके किसी भी कैरेक्टर और जो भी इनके थोड़े माइनर से वर्क होते हैं, जैसे कि शो स्टोरी इनके बहुत रेयर हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होता कि इनकी शो स्टोरी है। तो इनके कैरेक्टर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि माइनर वर्क से कई बार एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट अभी लास्ट अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो उसमें काफ़ी माइनर वर्क अननोन राइटर के से बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बन रहे थे। तो आपने बी प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने कांथा पूरा स्टडी कर लिया, कुली कर लिया स्टडी, और आपने मतलब जितनी भी ये तीनों राइटर की जो इंपॉर्टेंट जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स हो गया, बस ये आपने कर लिया। नो, आपको ये भी मतलब माइनर वर्क को ध्यान में रखना है, ओके। अब इसी तरीके से देखिए मुल्क राज आनंद का 1932 में आ रहा है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो द लॉस्ट चाइल्ड बेसिकली इनका जो शो स्टोरी है ये सोशल रियलिज्म और चाइल्ड सेंटर्ड स्टोरी है, जिसमें ना आपको मेन कैरेक्टर ऑफ कोर्स लॉस्ट चाइल्ड है जो कि टाइटल है। अब एक इसमें चाइल्ड होता है जो फेयर में, मतलब एक मेले में डिफरेंट चीज़ें देखकर एक्साइटेड होता है, बट पेरेंट्स से मतलब कि बिछड़ जाता है ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसके बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉय जो भी आपको मार्केट में चीज़ें मिल रही है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चाइल्डहुड की इनोसेंस इसमें दिखाई है, फैमिली लव दिखाया गया है, और इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में बताया। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग शो स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। एंड नेक्स्ट वी हैव अगेन बाय मुल्क राज आनंद हियर 1944 द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ओके। तो मुल्क राज आनंद की राइटिंग डायरेक्टली सोशल इशूज़ को बेसिकली चैलेंज करती हैं, जैसे कि आपने इनकी नॉवेल्स देखी होंगी, क्लास इनइक्वालिटी, लेबर इशूज़ को ज़्यादा फोकस करती है। अब ये जो इनका शो स्टोरी है 1944 में आया है, इसे एक तरीके से आप पॉलिटिकल स्टोरी और सोशल सटायर भी मान सकते हैं, जिसमें आपको चंदू देखने मिल जाएगा। चंदू जो होता है, देखिए स्टोरी एक ना बार्बर और वर्कर्स के राइट्स के इशू को लेकर मतलब एक्सप्लोर कर रही है स्टोरी में, मतलब ट्रेड यूनियन कलेक्टिव वॉइस है और सोशल चेंज का सिंबल बन जाती है किस तरीके से। सो एक तरीके से लेबर राइट्स, सोशल इक्वालिटी बेस्ड ऑन ये इनका शो स्टोरी है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द शो स्टोरी, जस्ट कीप इन योर माइंड। अभी अपने लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड ऑफ माइंड, where we have more show stories from Indian English literature. Here we have 1950 खुशवंत सिंह, कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए खुशवंत सिंह जो हैं आपके इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है, और इनके वर्क्स में आपको शार्प सटायर देखने मिलेगा, सोशल ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर मिलेगा, और बेसिकली इन्हें पार्टीशन मतलब एक तरीके से पार्टीशन राइटर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने द ट्रेन टू पाकिस्तान दिया था 1956, वेरी इंपॉर्टेंट इनका नॉवेल है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनकी शो स्टोरी के बारे में, जो सोशल सटायर है एक तरीके से, जिसमें आपको सर मोहन लाल मिल जाएंगे एज ए मेन कैरेक्टर, और एक आपको लक्ष्मी मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टोरी में सर मोहन लाल जो होते हैं वो इंग्लिश कल्चर को सुपीरियर समझता है और अपनी इंडियन आइडेंटिटी से डिस्टेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब ट्रेन जर्नी के ड्यूरिंग क्या होता है, उसको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, तो दैट इज़ द स्टोरी। और एंडिंग ना इसकी बहुत आयरनिक होती है, मतलब जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट था वही उसको रिजेक्ट कर देती है। दैट इज़ द शो स्टोरी ऑफ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नंबर नेक्स्ट वी हैव 1951 में आ रही है लाजवंती। दिस इज़ बाय राजेंद्र सिंह बेदी। तो मैं आपको बता दूं, राजेंद्र सिंह बेदी एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ इनका एसोसिएशन है। आपने प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यू मूवमेंट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स आपको इंट्रोड्यूस होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जैसे कि अभी UGC नेट में आपसे केली आर्ट स्कूल
इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस पर बेस्ड ऑन मैंने अभी वेरी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इसी तरीके से प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का ध्यान रखिएगा। अच्छा, पार्टीशन लिटरेचर ह्यूमन सफरिंग से एसोसिएशन है आपके राजेंद्र सिंह बेदी का, और आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, सो ये इन्फॉर्मेशन अपने पास ध्यान में रखिएगा। एंड लाजवंती इनका शो स्टोरी है, साउथ एशियन सोशल रियलिटीज़ को मतलब ज़्यादा ये डीपली पोर्ट्रे करते हैं अपने वॉक में। और ये जो उनकी स्टोरी है ना, इसमें जो लाजवंती ही मेन कैरेक्टर होता है, साथ ही साथ आपको सुंदर लाल देखने मिल जाएगा। तो स्टोरी जो है वो पार्टीशन के बाद जो अबडक्ट विमन है ना, उसकी जो सोशल कंडीशन है उसके बारे में स्टोरी है। जो सुंदर लाल होता है वो पब्लिकली विमेन के राइट्स सपोर्ट करता है, बट पर्सनली इमोशनल कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है। समझ रहे, मतलब ड्वेल पर्सनैलिटी टाइप ऑफ बंदा ही इज़। तो दैट इज़ द शो स्टोरी। एंड नेक्स्ट वी हैव अनीता देसाई 1978 गेम्स एट ट्विलाइट। ठीक है, तो अनीता देसाई 1937 द ईयर मतलब बर्थ ईयर है इनका, एसोसिएटेड है कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश के साथ। साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इनर कंसाइंसनेस एंड फैमिली रिलेशनशिप को ज़्यादा ये फोकस करती है, और कैरेक्टर के इंटरनल इमोशंस पर ज़्यादा फोकस रहता है इनके वर्क्स में, इनकी नॉवेल्स में। ठीक है, और ये जो इनका शो स्टोरी है 1978 में आ रहा है, जिसमें आपको रवि करके मेन कैरेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ना क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो रवि जो होता है वो गेम जीतने की प्लानिंग करता है, लेकिन एंड में क्या होता है, रियलाइज होता है कि किसी ने उसकी एब्सेंस नोटिस ही नहीं की। तो दैट इज द स्टोरी अबाउट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल। एंड हेयर वी हैव नेक्स्ट सेम ईयर पब्लिश हो रही है अनीता देसाईज आ डिवोटेड सन, जो 1978 में। और मैं आपको बता दूं, आ डिवोटेड सन ये शायद कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट भी हुई है मैचिंग क्वेश्चन में, तो यू प्लीज मेक श्योर दिस वॉज रिटन बाय अनीता देसाई। ओके, तो ये 1978 सेम ईयर आ रही है, जिसमें आपको राकेश वर्मा दीज टू मेन कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। राकेश जो होता है वो हार्ड वर्किंग सन है जो डॉक्टर बन जाता है, और फादर जो है वो प्राउड होता है भाई उनको, बट लेटर सन की केयर और डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझने लगता है। समझ रहे हैं आप? सो दैट इज़ द स्टोरी अबाउट, मतलब कि एक जनरेशनल गैप इसके अंदर दिखाया गया है, वाई फादर बिकम्स अनहैप्पी टाइप्स ऑफ मतलब आपको देखने मिलेगा। अब नेक्स्ट वी हैव भारती मुखर्जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव, मतलब डायस्पोरा लिटरेचर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के साथ इनका एसोसिएशन है आपकी भारती मुखर्जी का। माइग्रेशन, आइडेंटिटी, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट जैसे इमिग्रेंट एक्सपीरियंसेस जैसे टॉपिक्स को ये फोकस करती हैं अपनी राइटिंग्स में। और इनका जो शो स्टोरी है दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ग्रीफ, जो 1988 में पब्लिश हो रहा है। लेट्स डिस्कस अबाउट। ये इनका एक डायस्पोरा फिक्शन है, एक ट्रेजेडी है, जिसमें आपको सुशीला भाव मिल जाएंगी। तो स्टोरी ना आपको देखने मिलेगा कि वो इंस्पायर्ड है एयर इंडिया जो फ्लाइट है ना 182 जो डिसास्टर हुआ था, उससे इंस्पायर्ड स्टोरी है, मतलब इमोशनल आफ्टर मैथ से इंस्पायर्ड है। इसमें जो शाइला होती है, मतलब इसमें शाइला होती है, नॉट सुशीला, मुझे शाइला, ठीक है, SHAILA शाइला होती है जो प्रोटैगनिस्ट या फिर जो मेन कैरेक्टर है। वो अपनी फैमिली लूज के बाद, जब उसकी फैमिली लूज हो जाती है उस डिसास्टर में, तो उसके बाद जो उसको ग्रीफ होता है और उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी जो जर्नी होती है, जिस जर्नी से वो गुजरती है, राइट, उसी के बारे में यहाँ पे बताया किस तरीके से वो हील करती है उस ग्रीफ को। सो दैट इज ओके द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर शो स्टोरी। अब अपने लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है, हियर वी हैव मोर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एसोसिएटेड शो स्टोरी, जिसमें जुम्पा लहरी 1999, राइट, इन्होंने लिखा था लाइक अ रियल दरवान। ठीक है, 1999 में आ रहा है इनका ये शो स्टोरी। अब देखिए, जो जुम्पा लहरी हैं इनका एसोसिएशन डायस्पोरा लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर और इंडियन राइटिंग्स इन इंडिया के साथ है, मतलब इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ओके, इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट, एवरीडे इमोशनल को ये ज़्यादा फोकस करती है अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, और इनकी राइटिंग्स में ना आपको सिंपल लैंग्वेज देखने मिलेगी, बट डीप इमोशनल मतलब इम्पैक्ट देखने मिलेगा जो क्रिएट होता है इनके वॉक्स में। ठीक है, 1999 में इनकी शो स्टोरी आ रही है, जो एक तरीके से इनका डायस्पोरा फिक्शन है, जिसमें आपको बूरी माँ करके मेन कैरेक्टर मिल जाएंगी। तो स्टोरी में ना एक ओल्ड विमन होती है, उसके अराउंड है जो अपार्टमेंट बिल्डिंग की केयर टेकर होती है, जिसे आप कहते हैं द दरवान। ठीक है, तो उसका काम करती है दरवान का, केयर टेकर का। रेजिडेंट जो होते हैं उसको टॉलरेट करते हैं, बट जब बिल्डिंग में थेफ्ट होती है, एक बार चोरी हो जाती है, तो ब्लेम उसी पर आ जाता है। सो दैट इज द स्टोरी, जहाँ पर क्लास इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन के बारे में दिखाया गया है, ह्यूमन की सेल्फिशनेस के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए झुम्पा लहरी का बहुत इंपॉर्टेंट शो स्टोरी कलेक्शन वी हैव इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UGC नेट एग्जामिनेशन। तो दैट इज़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसमें आपको कितनी स्टोरीज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन रिवाइज कराया है, इनफैक्ट ये फैक्ट आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो आपने मुझे बताना है। अच्छा, इसमें जो होती है मिस्टर
मतलब कपासी जो एक टूरिस्ट गाइड और इंटरप्रीटर दोनों का काम करता है। तो मिस्टर दास जो होते हैं वो इसमें अपनी पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन और अपनी गिल्ट को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो मिस्टर जो कपासाई होता है ना, कपसी होता है जो, मतलब जो मैंने बताया है कि जो टूरिस्ट था, ठीक है, तो वो इमोशनल कलेक्शन, जो उसका एक इमोशनल कनेक्शन है उसके साथ, उसको वो इमेजिन करने लगता है। तो ओवरऑल ये जो है ना, मतलब मिसकम्युनिकेशन और इमोशनल आइसोलेशन पर बेस्ड ऑन इनका स्टोरी है। वैसे स्टोरी में आपने डीपली नहीं जाना है, बस यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड द टाइटल इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद वी हैव अगेन झुम्पा लहरीज द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये भी इनका 1999 में आ रहा है, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैंने पहले उसको गलत टिक कर दिया था, यू डोंट वरी अबाउट। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो इनका 1999 में आ रहा है, और इसी कलेक्शन का ये फेमस शो स्टोरी है, इंटरप्रीटर ऑफ मालडीज, जो उस कलेक्शन का ही पार्ट है। स्टोरी में जो नरेटर होता है, उस नरेटर की जो इंडिया है, मतलब स्टोरी जो है नरेटर की जो इंडिया है वो इंग्लैंड, और इंग्लैंड से कैसे अमेरिका जर्नी को शो करती है, ठीक है। वो अरेंज्ड मैरिज और न्यू कल्चर के बीच में ग्रेजुअली मतलब बिलोंगिंग को डेवलप कर रहा होता है। तो ऑफकोर्स ये इनकी माइग्रेशन अडेप्टेशन पर बेस्ड ऑन शो स्टोरी है। तो फर्स्ट इसमें जो कॉन्टिनेंट होता है वो एशिया होता है, सेकंड इसमें यूरोप होता है, और थर्ड एंड फाइनल अमेरिका, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वी हैव अगेन अनीता देसाई, पिजन्स एट डे ब्रेक, जो इनकी 1980 में आ रही है, राइट। तो बेसिकली ये जो इनकी शो स्टोरी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो साइकोलॉजिकल फिक्शन है। तो इसमें जो होती है ओल्ड ग्रैंडफादर होते हैं जो मेन कैरेक्टर हैं। स्टोरी में है आपको एजिंग और लॉनलीनेस, एक इमोशनल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया है इस पर्टिकुलर शो स्टोरी में, जहाँ पे पिजन जो है वो रिपीटेडली होप और रूटीन का सिंबल का जो एक रोल है उसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द स्टोरी अबाउट इट। अभी अपने लोग देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। तो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अब ऑटोबायोग्राफीज़। ऑटोबायोग्राफीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और मैं आपको बता दूं, ऑटोबायोग्राफीज एक नॉन फिक्शन प्रोस फॉर्म होती है जिसमें राइटर जो होता है अपनी ही लाइफ एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स, आइडियाज़ और मेमोरीज को खुद नरेट करता है, राइट। और बेसिकली मैं आपको वो सभी सिलेक्टेड मेजर ऑटोबायोग्राफीज लेकर आई हूँ जो आपकी ब्रिटिश लिटरेचर में यूजीसी नेट में पूछी जाती है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो जस्ट कीप इन माइंड, इसमें जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं इसमें रियल इवेंट्स होते हैं, पर्सनल रिफ्लेक्शंस दिखाया जाता है, सेल्फ एनालिसिस होता है, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड। इसमें फर्स्ट वी हैव अपोलोजिया प्रो वीटा सोआ, ठीक है, दैट इज द टाइटल, ओके। यू कीप इन योर माइंड 1864 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड रिटन बाय जॉन हेनरी न्यूमैन, ओके। अब देखिए जो जॉन हेनरी न्यूमैन है, इनका एसोसिएशन विक्टोरियन पीरियड के साथ है। ये रिलीजियस प्रॉस, स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शंस और थियोरी एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट से एसोसिएटेड है या इनको फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट फिगर भी हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट लिटरेरी मूवमेंट्स में काफ़ी पूछा जाता है, एंड उसके बाद ये मतलब ही बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कैथोलिक रिलीजियस थिंकर, ओके। अब इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है दैट इज़ 1864 पब्लिश, जो एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कंसीडर की जाती है। ये जो वर्क है न्यूमैन ने अपने रिलीजियस डिसीजंस को एक्सप्लेन और डिफाइंड करने के लिए लिखा था, ठीक है। तो बुक में आप देखेंगे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की है। होप यू अंडरस्टैंड हियर, जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑटोबायोग्राफी है इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वी हैव द टाइटल 1918 फार अवे एंड लॉन्ग एगो, दिस इज़ बाय W.H. हडसन। अब देखिए W.H. हडसन का जो एसोसिएशन है वो लेट विक्टोरियन एंड अर्ली मॉडर्न लिटरेचर के साथ है, और ये फेमस हैं फॉर नेचर राइटिंग के लिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ लैंडस्केप के लिए, ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है या फिर मेमोर आप इसको मान लीजिए, एक नेचर राइटिंग है। मतलब इस बुक में ऑथर के चाइल्डहुड मेमोरीज और नेचुरल इन्वायरमेंट को डिपिक्ट किया गया है, मतलब पास्ट को इमोशनल और जो बेसिकली पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर 1929। हियर वी हैव गुड बाय टू ऑल दैट, दिस इज़ बाय रॉबर्ट ग्रैव्स। अब देखिए रॉबर्ट ग्रैव्स जो हैं इनका एसोसिएशन है आपके मॉडर्न लिटरेचर के साथ, मतलब इनका वार एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन, पर्सनल नैरेटिव के लिए ये फेमस हैं। 1929 में इनका ये ऑटोबायोग्राफी आया है जिसमें ऑथर ने अपनी चाइल्डहुड और स्पेशली वार जो एक्सपीरियंस था उसको डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। हियर वी हैव 1938 में आपका आ रहा है द समिंग अप, ठीक है, दिस इज़ बाय W. समरसेट मॉगम। W. समरसेट मॉगम इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न लिटरेचर के साथ एसोसिएशन है, एंड रियलिस्टिक स्टाइल, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड रिफ्लेक्शंस
ऑन राइटिंग्स मतलब से एसोसिएटेड और फेमस हैं इन सभी रियलिस्टिक स्टाइल के लिए। एंड इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है 1938, जिसमें आपको देखने मिलेगा बुक में मतलब लाइफ के जो इवेंट्स हैं ना उससे ज़्यादा राइटर के आइडियाज़ और उनके लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया गया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट। उसके बाद नंबर नेक्स्ट वी हैव 1953 अ राइटर्स डायरी। दिस इज ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन ऑफ मॉडर्निज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फेमिनिस्ट आइडियाज एंड साइकोलॉजिकल राइटिंग्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके वर्जीनिया वुल्फ से एसोसिएटेड। और इनका जो ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश्ड पोस्टमसली, क्योंकि ये आपका आ रहा है 1953 में, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वर्जीनिया वुल्फ वॉज डाई 1941। बेसिकली इन्होंने सुसाइड किया था एक रिवर में, अपने पॉकेट में पेबल्स को इन्होंने भरा था और शी जस्ट स्लीप देयर फॉर एवर। ओके, सो बेसिकली 1953 में पोस्टमस इसकी पब्लिकेशन हो रही है और ये इनका पर्सनल डायरी एंट्रीज का सिलेक्शन है। ठीक है, बुक में राइटिंग प्रोसेस, डेली थॉट्स और लिटरेरी स्ट्रगल्स आपको देखने मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है इसमें मैं आपको मोर ऑटोबायोग्राफीज सजेस्ट करूंगी फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर, जो आपने ज़रूर से करनी है, जिसमें फर्स्ट वी हैव डोरिस लेजिंग। डोरिस लेजिंग का अंडर माई स्किन, राइट, दिस वॉज पब्लिश इन द ईयर 1994। ओके, और आपकी डोरिस लेजिंग ऑल्सो वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, मैंने अभी आपको पहले भी रिवाइज कराया था, इन द ईयर 2007, राइट। और इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है बेसिकली ये ऑटोबायोग्राफी ऑथर की अर्ली लाइफ, फैमिली बैकग्राउंड और अडल्टहुड के बिगिनिंग ईयर्स को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, जो टाइटल है वो इंडिकेट ये कर रहा है कि ऑथर जो है सरफेस के नीचे वाली आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस को रिवील कर रही हैं, समझ रहे हैं, मतलब एक तरीके से सेल्फ डिस्कवरी, राइट। तो जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट 1978 में आपका आ रहा है वॉकिंग ऑन एयर। देखो इन टाइटल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टाइटल से आपको, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है बिफोर एग्जामिनेशन, तो आप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे वेदर इट इज़ ऑटोबायोग्राफी और इट इज़ साइंस फिक्शन और इट इज़ डिस्टोपियन नॉवल और इट इज़ शो स्टोरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही रिवाइज करनी है और इसके आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, स्टीफन स्पैंडर ने इसको लिखा है वॉकिंग ऑन एयर, और आपके जो स्टीफन स्पैंडर हैं इनका एसोसिएशन है 20th सेंचुरी मॉडर्न लिटरेचर के साथ, एंड ही कनेक्टेड विद लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल सर्कल ऑफ द 20th सेंचुरी, और ये फेमस है पोएट्री, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। ठीक है, 1978 में ये ऑटोबायोग्राफी आई है और इस बुक के अंदर जो ऑथर हैं उन्होंने लिटरेरी लाइफ और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ट्रेस किया है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू 20th सेंचुरी जो लिटरेरी कल्चर है उसको रिफ्लेक्ट किया है। सो दिस इज अबाउट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1930 में आपकी आ रही है द अर्ली लाइफ। दिस इज बाय विंस्टन चर्चिल। ओके, विंस्टन चर्चिल जो है ऑफ कोर्स इनका एसोसिएशन मॉडर्न ब्रिटिश हिस्ट्री एंड लिटरेचर के साथ है। पॉलिटिकल लीडरशिप, हिस्टोरिकल राइटिंग, पब्लिक स्पीचेस के लिए ये फेमस है, एंड ऑफ कोर्स ही रिमेंबर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोस राइटर। ठीक है, 1930 में ऑटोबायोग्राफी आ रहा है जिसमें बुक में आपको दिखाया जाएगा कि ऑथर का चाइल्डहुड, उनकी एजुकेशन और अर्ली पब्लिक लाइफ को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद वी हैव, दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट कि ये ऑटोबायोग्राफी है, लाइक इसका टाइटल ही ऑटोबायोग्राफी है, बाय एंथनी ट्रॉलॉप। 1883 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एंथनी ट्रॉलॉप का एसोसिएशन विक्टोरियन लिटरेचर, एंड शी मतलब फेमस फॉर रियलिज्म, सोशल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन। विक्टोरियन प्रॉस ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, ये मेल आपके राइटर हैं, जस्ट डोंट कंफ्यूज, मैंने शी बोल दिया था, एंथनी ट्रॉलॉप। ओके, तो 1883 पोस्टमस बेसिकली इनका ये वर्क पब्लिश हुआ है, और इस बुक में ऑथर की राइटिंग हैबिट्स जो हैं, उनके जो लिटरेरी करियर है और उनकी जो सक्सेस है उसका जो एक प्रैक्टिकल साइड है ना उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद वी हैव द नेक्स्ट 1913। हियर वी हैव हेनरी जेम्स अ स्मॉल बॉय एंड अदर्स, राइट, अ स्मॉल बॉय एंड अदर्स, दिस इज ऑटोबायोग्राफी। और हेनरी जेम्स का एसोसिएशन रियलिज्म एंड अर्ली मॉडर्निज्म के साथ है, और ये साइकोलॉजिकल डेप्थ, कंसाइंसनेस और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के लिए फेमस है, राइट, जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड ये जो इनका बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, इस बुक में चाइल्डहुड मेमोरीज और अर्ली एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्टिव स्टाइल में प्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, जहाँ पर मैं आपसे कुछ ऑटोबायोग्राफीज डिस्कस करूंगी जो आपकी फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन वी हैव
1927, और मैं आपको बता दूं यूजीसी नेट में अभी आप रिसेंट के एग्जामिनेशन उठा के देख लीजिएगा, जो लास्ट हुआ है, लास्ट टू लास्ट हुआ है, वहाँ पर आपसे ऑटोबायोग्राफी से प्रॉपर क्वेश्चंस बनी है, ठीक है, जिसमें आपसे टाइटल ये भी पूछा गया था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, 1927, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं, ही एसोसिएटेड विद इंडियन नेशन मूवमेंट, पॉलिटिकल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफिकल लिटरेचर, ठीक है, एंड ही फेमस फॉर सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, एथिकल लिविंग्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। और इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है, इसमें मतलब आप देखेंगे जो बुक है वो गांधी जी के चाइल्डहुड से लेकर पब्लिक लाइफ तक की जो जर्नी है ना उसको एक्सप्लेन करती है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्ड फ्रीडम, राइट, 1941, दिस इज़ बाय जवाहरलाल नेहरू, राइट। जवाहरलाल नेहरू जो एसोसिएटेड थे आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ, पॉलिटिकल राइटिंग्स के साथ, ठीक है, एज वेल लिबरल थॉट्स के साथ, राइट। तो 1941 में जो इनका ये ऑटोबायोग्राफी आया, दिस इज़ लाइक आप इसको पॉलिटिकल मेमोर भी बोल सकते हैं। ये जो इनका वर्क है ऑथर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, तो जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद वी हैव एन ऑटोबायोग्राफी अगेन इंपॉर्टेंट, 1936 बाय जवाहरलाल नेहरू, राइट। और ये जो इनका बुक है, इस बुक में प्रिजन पीरियड में मतलब इसको लिखा गया था, और ऑथर ने अपनी पर्सनल ग्रोथ और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को एनालिसिस किया है, मतलब एक तरीके से दिस इज बेस्ड ऑन सेल्फ एनालिसिस, राइट। उसके बाद वी हैव कमला दास, 1976, माई स्टोरी, वेरी रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। कमला दास एसोसिएटेड विद मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, कन्फेशनल राइटिंग एंड पर्सनल एक्सप्रेशन, फीमेल आइडेंटिटी, फेमिनिस्ट वॉइस के लिए फेमस हैं, इंडियन इंग्लिश कन्फेशनल राइटिंग्स की मेजर फिगर में मानी जाती हैं। और 1976 में इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी आया है, और जिसमें आपको कन्फेशनल भी मतलब एक तरीके से कन्फेशनल राइटिंग है, तो इस बुक में ना ऑथर की पर्सनल लाइफ, उनके इमोशनल एक्सपीरियंसेस, उनकी आइडेंटिटी स्ट्रगल को इन्होंने ओपनली डिस्कस किया है, दैट्स वाई शी कॉल्ड यू नो कन्फेशनल मतलब पोइट also from the Indian literature, okay, and she release मतलब जब इनका मतलब ये वर्क जो था मतलब एक तरीके से पब्लिश हुआ था, तो काफ़ी डिबेट्स हुई थी उस टाइम पर, कंट्रोवर्सी हुई थी बिकॉज ऑफ थिंग्स शी शेयर, राइट, जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद देखें नेक्स्ट वी हैव विंग्स ऑफ फायर, राइट, एपीजे अब्दुल कलाम का, 1999 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एंड जिनका एसोसिएशन है इंस्पायरल राइटिंग, साइंस साइंटिफिक नॉन फिक्शन के लिए, साइंस, एजुकेशन, लीडरशिप, नेशनल डेवलपमेंट, राइट, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट। तो ऑफकोर्स इनका जो ये बुक है, इसमें इन्होंने चाइल्डहुड से साइंटिफिक जर्नी और अचीवमेंट्स को नरेट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पर वी हैव मोर ऑटोबायोग्राफीज फॉर यू ऑल। हियर वी हैव फर्स्ट वन, मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद का आई फॉलो आफ्टर, राइट। तो बेसिकली जो आपका ये नॉट शो स्टोरी, जो ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जो मतलब बुक में ना ऑथर की पर्सनल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और लिटरेरी जर्नी को प्रेजेंट किया है, ठीक है, मतलब एक तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन थीम है इस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी का। उसके बाद वी हैव नयनतारा सहगल का 1954 में प्रिजन एंड चॉकलेट केक, very important and repeated in UGC NET examination in matchings question, this title prison and chocolate cake, okay, sometime examiner asked about whether it is novel or autobiography, you must know about this is autobiography। और नयनतारा सहगल एसोसिएटेड है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर, पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड सोशल कमेंट्री के लिए, समझ रहे हैं। और ये जो इनका वर्क है, इस बुक में आप देखेंगे चाइल्डहुड मेमोरीज और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को कंबाइन किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज 2014 में आपके आ रही है के नटवर सिंह का वन लाइफ इज नॉट इनफ, वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल इटसेल्फ। और जो आपके के नटवर सिंह हैं, इनका एसोसिएशन है कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिकल राइटिंग के साथ, समझ रहे हैं। और इस बुक में इन्होंने बेसिकली मतलब ऑथर के पब्लिक लाइफ, डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को मतलब फोकस किया गया है, ठीक है। उसके बाद वी हैव अतिया हुसैन, जो आपकी आई थिंक पार्टीशन मतलब राइटर्स में से एक है, अतिया हुसैन, जिन्होंने सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, राइट। तो इनका एसोसिएशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और पार्टीशन राइटिंग से है।
विमेन के एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांजेक्शन को ये शेयर करती है। 1961 में इनका ये आया है। अच्छा, ये जो है इनका आई डोंट थिंक सो ये ऑटोबायोग्राफी है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि जो ये है आपका टाइटल लाइक सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, ये वन ऑफ मोस्ट फेमस पार्टीशन नॉवेल्स में से एक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा जो अतिया हुसैन का है, क्योंकि ये पार्टीशन नॉवेलिस्ट हैं, आपकी पार्टीशन राइटिंग के साथ इनका एसोसिएशन है। और ये इनका सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, दिस इज़ मोस्ट फेमस पार्टीशन नॉवेल्स में से एक है, ठीक है, नॉट ऑटोबायोग्राफी इट इज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन वी हैव द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। दिस इज़ निरासी चौधरी जो 1951 में आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। निरासी चौधरी जो इंडियन इंग्लिश नॉन फिक्शन और इंटेलेक्चुअल राइटिंग के लिए एसोसिएटेड है। कल्चरल एनालिसिस, हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शंस, मतलब कि एनालिटिकल और इंडिपेंडेंट लिटरेरी वॉइस के लिए बेसिकली ही नॉन। एंड इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है, इस बुक में ऑथर की लाइफ के थ्रू कॉलोनियल इंडिया और कल्चरल आइडेंटिटी को एग्जामाइन किया गया है, राइट। तो यू जस्ट कीप इन योर माइंड। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट स्लाइड जहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नॉन फिक्शन, मोस्ट रिपीटेड नॉन फिक्शन फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, जो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं वाइल रिवाइज योर सिलेबस। ओके, तो बेसिकली देखिए नॉन फिक्शन क्या होता है। नॉन फिक्शन वो लिटरेरी फॉर्म होती है जो रियल आइडियाज़, ऑब्जर्वेशन, बिलीव्स, एक्सपीरियंस या फिर हिस्ट्री या फिलॉसफी पर बेस्ड होती हैं। लाइक वो इमेजिनेशन को मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देती है, इमेजिनेशन को फोकस नहीं करती है। तो जो फिक्शन होता है वो बेसिकली फोकस ऑन इमेजिनेशन, बट नॉन फिक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बिलीव्स, एक्सपीरियंस एंड रियल आइडियाज़, ठीक है। तो बेसिकली नॉन फिक्शन में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, जैसे एसेज हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई जैसे मैंने आपको पीछे बताई, डायरी हो गई, कोई भी फिलॉसफी हो गई, रिलीजियस प्रॉस हो गए, ट्रेवल राइटिंग्स हो गई, आर एसोसिएटेड नॉन फिक्शन, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हियर वी हैव इन दिस लिस्ट रॉबर्ट बर्टन का द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिश 1621। आपके जो रॉबर्ट बर्टन है ये एसोसिएटेड है रेनिसा, अर्ली 17th सेंचुरी लिटरेचर के साथ, फिलॉसफी, स्कॉलरशिप एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लिए ये फेमस है। और ये जो इनका बेसिकली वर्क है 1621 नॉन फिक्शन जो है, और इस बुक में आप देखेंगे मेलंकली यानी कि सैडनेस को साइंटिफिक, फिलोसफिकल और लिटरेरी एंगल से एग्जामाइन किया गया है, राइट। सो दिस इज अबाउट। उसके बाद वी हैव थॉमस ब्राउन का वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर 1643 रिलीजियो मेडिसी, राइट। तो बेसिकली आपके थॉमस ब्राउन जो हैं 17th सेंचुरी प्रॉस के साथ एसोसिएटेड हैं, रिलीजियस रिफ्लेक्शंस, फिलोसफिकल राइटिंग्स, रिच प्रॉस स्टाइल के लिए फेमस हैं, राइट। और 1643 में जो इनका ये नॉन फिक्शन आया वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस बुक में मतलब इन्होंने ऑथर ने अपनी पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स और रीजंस के रिलेशन को डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट अगेन बाय थॉमस ब्राउन 1658 हाइड्री पोटैफिया ऑन ब्यूरियल, ठीक है। तो ये जो इनका नॉन फिक्शन है 1658, इस बुक में इन्होंने एंशिएंट का जो एक बरियल प्रैक्टिसेस होती थी ना, वहाँ से स्टार्ट होती हैं और ग्रेजुअली लाइफ और डेथ के जो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस है ना उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट डेथ, मेमोरी एंड ह्यूमन मोरालिटी, ओके। उसके बाद वी हैव इज़ाक वॉल्टन का द कंप्लीट एंजलर, ठीक है, 1653 में आ रहा है। और ऑफकोर्स इज़ाक वॉल्टन भी आपके 17th सेंचुरी प्रॉस राइटिंग्स के एसोसिएटेड है, नेचर राइटिंग्स, लेज़र लिटरेचर के साथ इनका एसोसिएशन है। और इनकी इस बुक में ना फिशिंग के थ्रू पीसफुल लाइफ और कंटेम्पलेशन को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। डायलॉग स्टाइल में इट वाज रिटन, जिसमें नेचर, सिंप्लिसिटी, लेज़र, रिफ्लेक्शंस जैसे थीम को फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ पे आपको मैं कुछ मोर नॉन फिक्शन सजेस्ट और रिवाइज कराने वाली हूँ। हियर वी हैव नेक्स्ट नंबर 6 अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो दिस इज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, ओके। सो डिस्कस अबाउट इट फर्स्ट। तो गाइज पहले हम ऑथर को रिवाइज कर लेते हैं। सैमुअल जॉनसन जो न्यू क्लासिकल एंड ऑगस्टन एज के साथ एसोसिएटेड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। 1775 में ये आपका आ रहा है। और ये जो नॉन फिक्शन है एक तरीके से इसमें आपको ट्रैवल राइटिंग, लिटरेचर प्रॉस देखने मिलेगा। मतलब इस बुक में ऑथर की स्कॉटलैंड जो ट्रैवल ऑब्जर्वेशन है ना उसको फोकस किया गया है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब नेक्स्ट वी हैव कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, दिस इज बाय थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका एसोसिएशन रोमांटिक पीरियड,
पर्सनल एसे, साइकोलॉजिकल राइटिंग्स एंड रोमांटिक प्रॉस में इंपॉर्टेंट नाम माना जाता है आपके थॉमस डी क्विंसी का। 1821 में आ रहा है कन्फेशंस ऑफ एन इंडियन ओपियम ईटर। दिस इज नॉन फिक्शन, कन्फेशनल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफिकल प्रॉस इट कंसीडर। बुक जो है वो ऑथर के ओपियम एक्सपीरियंस और उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव 1865 में आपका आ रहा है, दिस इज जॉन रस्किन का लाइक सीसम एंड लिलीज, सीसम एंड लिलीज, ठीक है। ये आपके जॉन रस्किन विक्टोरियन एज के आर्ट क्रिटिसिज्म, सोशल थॉट एंड कल्चरल कमेंट्री जैसे थीम्स को फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल मतलब विक्टोरियन एज से इनका एसोसिएशन है और इस बुक में इन्होंने ओरिजिनली लेक्चर्स का मतलब इनका ये कलेक्शन है और ऑथर ने यहाँ पे एजुकेशन, रीडिंग और सोशल वैल्यूज़ को डिस्कस किया है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव कल्चर एंड अनार्की। दिस इज वेरी रिपीटेड, 1869 बाय मैथ्यू आर्नल्ड, वेरी रिपीटेड इन एग्जामिनेशन। मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन लिटरेचर एंड ऑफ कोर्स कल्चरल क्रिटिसिज्म के इंपॉर्टेंट नेम है। लिटरेचर को सोसाइटी इंप्रूव करने का मीडियम मानते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग मैथ्यू आर्नल्ड। और इनका जो ये इंपॉर्टेंट वर्क है ना, इस बुक में मतलब आप देखेंगे आर्ग्यूमेंट दिया है, आर्ग्यूमेंटेशन दिया है। लाइक ये बुक आर्ग्यू करती है कि कल्चर सिर्फ एजुकेशन नहीं होता बल्कि बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट है, राइट। ऑथर जो है वो जो सोशल डिसऑर्डर हैं उसको मतलब किस तरीके से कल्चर के थ्रू इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो दैट इज़ बेस्ड ऑन इट। और इसमें इन्होंने एक फेमस आइडिया भी दिया है, स्वीटनेस एंड लाइट करके, जो यूजीसी नेट में आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव थॉमस कार्लाइल का 1841 में आ रहा है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री, राइट। तो आपके थॉमस कार्लाइल विक्टोरियन लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड हैं एंड विक्टोरियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं। और इस बुक में इन्होंने मतलब ये इनका एक लेक्चर का कलेक्शन है, मतलब लेक्चर्स हैं उसका कलेक्शन है ये जो बुक है, जिसमें कार्लाइल ने आर्ग्यूमेंटेशन दिया है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल शेप करते हैं, राइट। तो इसमें इन्होंने मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्कस किया है कि जो हीरो होते हैं जैसे प्रॉफिट होते हैं, पॉइट होते हैं, किंग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लीडर होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन मतलब यहाँ पे इन्होंने एक हीरो थियोरी को एक्सप्लेन किया एक तरीके से, राइट। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पर मैं आपको मोर इम्पॉर्टेंट कुछ बता दूँ वर्क जो इनके नॉन फिक्शन है, लाइक इंडियन उसके ब्रिटिश लिटरेचर के नॉन फिक्शन वर्क्स, जिसमें फर्स्ट वी हैव लाइक जो नेक्स्ट वी हैव अ रूमर वंस ऑन वर्जीनिया वुल्फ का 1929, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली जो ये इनका वर्क है इस बुक में, मतलब पहले ये इनके लेक्चर्स हैं आपको मैंने बताया था, राइट। तो बुक जो है ओरिजिनली विमन और फिक्शन पर दिए गए लेक्चर्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो वुल्फ यहाँ पे आर्ग्यू करती हैं कि अगर विमन को लिटरेचर क्रिएट करना है तो उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल ये इनका जो बुक है और इसका जो एक फेमस आइडिया इन्होंने दिया था, विमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम फॉर ऑफ हर ओन, समझ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूजीसी नेट में कई बार आपसे पूछा गया है। तो कई बार आपसे मीनिंग ऑफ टाइटल पूछ लेते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएट करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंडीशंस पूछ लेते हैं विमेन राइटर्स की, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए वर्जीनिया वुल्फ का नेक्स्ट वी हैव 1925 द कॉमन रीडर, ठीक है। तो जो ये इनका बेसिकली नॉन फिक्शन है यानी कि ऐसे कलेक्शन है। तो इस बुक में ना आप देखेंगे लिटरेरी एसेज हैं उसका कलेक्शन है और आइडिया ये है कि जो लेक्चर है वो सिर्फ स्कॉलर के लिए नहीं होता, ऑर्डिनरी रीडर्स भी उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन इट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव 1957 रिचर्ड होगार्ड 1957 द यूजेस ऑफ लिटरेसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिचर्ड होगार्ड का एसोसिएशन कल्चरल स्टडीज़ के साथ इंपॉर्टेंट फिगर हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कल्चरल क्रिटिसिज्म के, पॉपुलर कल्चर और एवरीडे जो लाइफ है उस पर ये फोकस करते हैं। और इनका जो ये मेजर वर्क है दैट इज़ मतलब फाउंडेशनल वर्क कंसिडर किया जाता है ऑफकोर्स कल्चरल स्टडीज़ का, द यूजेस ऑफ लिटरेसी। तो बुक में ना इन्होंने वर्किंग क्लास कल्चर और मैस मीडिया के इन्फ्लुएंस को एनालिसिस किया है। तो ये सभी नॉन फिक्शन के पार्ट है, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड इन दिस। तो यू जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव वेज ऑफ सीइंग जो आपके जॉन बर्गर का है, 1972 में आ रहा है। और जॉन बर्गर आपके अगेन कल्चरल स्टडीज़ एंड विजुअल क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। और 1972 में इनका जो ये नॉन फिक्शन जिसे आप आर्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल थियोरी भी बोल सकते हैं, इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन मतलब इनकी जो ये बुक है वो एक्सप्लेन करती है कि हम मतलब इमेजेस और आर्ट को ना न्यूट्रल वे में नहीं देखते, सीइंग सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो विजुअल कल्चर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने एक फेमस आइडिया भी दिया था, सीइंग कम्स बिफोर वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव
नंबर 15 हियर वी हैव 1867 में आपका आ रहा है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशंस बाय वॉल्टर बैकहॉट। ठीक है, तो बैकहॉट जो है इनका एसोसिएशन विक्टोरियन प्रॉस के साथ है, लाइक पॉलिटिकल एनालिसिस, जर्नलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट के बारे में ये लिखते हैं। और इनका जो ये नॉन फिक्शन है, लाइक पॉलिटिकल एनालिसिस एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग से एसोसिएटेड। तो बुक में इन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, मतलब उस सिस्टम को इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी इस पर्टिकुलर बुक में। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड हियर। अब देखिए, मैं आपको कुछ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नॉन फिक्शन वर्क्स लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस और रिवाइज करने वाले हैं। हियर वी हैव द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजीसी नेट में देखिए पूछा भी जाता है, दैट्स वाई आई इंक्लूड हियर, विच वॉज पब्लिश्ड 1946 एंड रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको बता दूँ, जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी वर्क्स आपसे पूछे जाते हैं, राइट। और ये जो इनका 1946 में आ रहा है, मतलब ये जो बुक है ना, इंडिया की हिस्ट्री की जो एक जर्नी है उस पर बेस्ड हो रहे हैं। मतलब फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर फ्रीडम मूवमेंट तक नेहरू इंडिया को सिर्फ पॉलिटिकल कंट्री नहीं बल्कि कंटिन्यूस सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं, राइट। और बुक का जो मेन आइडिया है वो यही है कि इंडिया की जो यूनिटी है उसको, उसकी जो डाइवर्सिटी है उसी में है, राइट। तो दिस इज प्रीजन राइटिंग का पार्ट है, यू कीप इन योर माइंड। ठीक है, उसके बाद भी है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने 2005 में नॉन फिक्शन दिया है, दिस इज़ द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। ठीक है, तो अमर्त्य सेन जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटिंग्स, राइट, और फेमस हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल फिलोसफी के लिए, एंड वॉन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में इनको मिला है 1998 में। ठीक है, अब इनका जो ये बुक है ना, इसमें सेन ने बोला है कि जो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेडिशन, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन रही है वो बेसिकली एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक लोग डिबेट करते आए हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनका ऐसे कलेक्शन है और आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के बारे में इन्होंने मतलब डिस्कस किया है। उसके बाद वी हैव गुरुचरण दास का 2000 में आ रहा है इंडिया अनबाउंड। अब गुरुचरण दास कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉन फिक्शन के साथ एसोसिएटेड है एंड स्पेशली फेमस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल राइटिंग्स। ठीक है, तो इनका जो ये बुक है नॉन फिक्शन और जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है इनका, बेसिकली वो ये जो बुक है इसमें इन्होंने इकोनॉमी का डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के बारे में मतलब बताया है। ठीक है, उसके बाद वी हैव वी.एस. नायपॉल का 1964 में आपके पास आ रहा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो आपके वी.एस. नायपॉल जो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है, ट्रैवल राइटिंग, डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 2001। जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड ये जो इनका नॉन फिक्शन है 1964 में आ रहा है, इस बुक में नायपॉल की इंडिया विजिट पर बेस्ड है। ऑथर इंडिया को रोमांटिक नज़रिए से नहीं देखता बल्कि वो पॉवर्टी, ट्रेडिशन और सोशल प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता है इंडिया की, साथ ही अपनी इंडियन रूट्स को भी एक्सप्लोर करता है। तो इनका ये एक ट्रैवल नैरेटिव है। उसके बाद वी हैव शशि थरूर। शशि थरूर ने 1989 में द ग्रेट इंडियन नॉवेल दिया। शशि थरूर जो कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है, एंड ये जो इनका बेसिकली नॉन फिक्शन है, लाइक ये जो इनका नॉवेल है इसमें महाभारत का जो एक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स के साथ मतलब उसको रिटेल किया है, मतलब मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पॉलिटिकल फिगर की तरह प्रेजेंट किया है इन्होंने। ठीक है, और सटायर के थ्रू इन्होंने इंडियन जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना वो दिखाने की कोशिश की है। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन योर माइंड। अच्छा, ये इनका नॉन फिक्शन नहीं है, ये इनका बेसिकली आप इसको नॉवल बोल सकते हैं, लेकिन ये एक फिक्शन है। मतलब ये फिक्शन है, क्यों है ये फिक्शन? क्योंकि देखिए इस नॉवल में महाभारत का जो एक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स है ना उस पर एक तरीके से इन्होंने सटायर किया है। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ नॉन फिक्शन, दिस इज़ फिक्शन, द पार्ट ऑफ फिक्शन। थोड़ा सा आपने यहाँ पे करेक्ट करना है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, हियर वी हैव some more non-fiction from Indian English literature, जिसमें फर्स्ट वी हैव नंबर नेक्स्ट लाइक फ्रीडम एट मिडनाइट, जो आपका 1975 में आ रहा है, एंड इट वाज रिटन बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपिरे। ठीक है, तो जो आपके लैरी हैं वो जर्नलिस्ट हैं एंड हिस्टोरिकल राइटर है, और जो डोमिनिक लेपिरे हैं वो फ्रेंच ऑथर हैं। ठीक है, और 1975 में इन्होंने हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन ये दिया है, और इस बुक में इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस पीरियड और पार्टीशन के इवेंट्स को एक्सप्लेन किया है। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा अरुंधति रॉय का 1998 में द एंड ऑफ इमेजिनेशन।
अरुंधति रॉय कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है एंड ऑफ कोर्स फेमस है 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, 1998 में इनका ये पॉलिटिकल नॉन फिक्शन ऐसे आया है और ये इनका जो ऐसे है वो इंडिया के अनक्लियर टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। जो ऐसे बहुत से टेस्ट होते हैं हमारे इंडिया में जो अनक्लियर है, ठीक है, उस पर बेस्ड होना है ये। तो रॉय ने यहाँ पे यही डिस्कस किया है कि जो मतलब वीपन्स होते हैं, मतलब किस तरीके से प्रोग्रेस का सिंबल नहीं होते, उनके सोशल और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन। उसके बाद अरुंधति रॉय का 2009 में आ रहा है लिसनिंग टू ग्रास होपर। लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स, ये 2009 में इनका पब्लिश हो रहा है। ऐसे कलेक्शन है, इस कलेक्शन में रॉय मॉडर्न इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल चेंज को डिस्कस कर रही हैं। ठीक है, वो पावर स्ट्रक्चर्स और डेमोक्रेसी के प्रैक्टिकल साइड पर क्वेश्चन को रेज कर रही है। दिस इज कलेक्शन ऑफ एसेज, जस्ट कीप इन माइंड। उसके बाद 1951 में डेज ऑफ माई ईयर्स निरासी चौधरी का आ रहा है, जिनका एसोसिएशन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग के साथ है। और 1951 ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल मेमोर है। इस बुक में ऑथर अपने लाइफ एक्सपीरियंस और उनके थ्रू इंडिया के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, वैसे दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन। उसके बाद वी हैव नंदिनी नीलकानी। ठीक है, 2008 में इन्होंने इमेजिंग इंडिया दिया है और ये जो आपकी नंदन नीलकानी है ये कंटेम्प्रेरी इंडियन नॉन फिक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं और इन्फोसिस के को फाउंडर भी कंसिडर किए जाते हैं, राइट। तो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, नंदन की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इनका बुक है वो इंडिया के फ्यूचर को डिस्कस कर रही है, लाइक एजुकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट्स के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज़ डेडिकेटेड टू डिस्टोपियन नॉवेल्स। तो मैं आपको बता दूँ डिस्टोपियन नॉवेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये ऑपोजिट होते हैं यूटोपिया के, समझ रहे हैं आप। तो यूटोपिया में क्या होता है, आइडियल परफेक्ट सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन डिस्टोपिया में क्या बात की जाती है, कंट्रोल्ड, फियरफुल, अनइक्वल एंड ऑपरेसिव सोसाइटी की। मतलब डिस्टोपियन नॉवेल्स में आप यूजुअली देखेंगे लॉस ऑफ फ्रीडम, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करना, आइडेंटिटी क्राइसिस, सोशल सर्विलेंस, ये सभी आपको टॉपिक्स देखने मिलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ नॉवल है डिस्टोपियन नॉवल का, जो एक पर्पस होता है वो यही होता है कि दिस टाइप ऑफ नॉवल प्रेजेंट क्या करती हैं, प्रेजेंट को क्रिटिसाइज करना बाय शोइंग अ डेंजरस फ्यूचर। दैट इज़ द पर्पस ऑफ डिस्टोपियन नॉवेल्स। मतलब कंट्रोल करना सोसाइटी को, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम ना हो, समझ रहे हैं आप। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट है, यू प्लीज़ जस्ट रिवाइज, 1871 में आपका आ रहा है दैट इज़ द कमिंग रेस, दिस वॉज रिटन बाय एडवर्ड बल्वर लैटन। ठीक है, एडवर्ड बल्वर लैटन जो है विक्टोरियन एज के साथ एसोसिएटेड है एंड ऑफ कोर्स ये पॉपुलर फिक्शन के साथ और स्पेक्युलेटिव राइटिंग के साथ फेमस कंसिडर किए जाते हैं। और स्टोरी में ना आपको दिखेगा कि जो नरेटर होता है वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड डिस्कवर करता है, जहाँ पर व्रिलिया नाम की एडवांस रेस रहती है, मतलब एक रेस रहती है वहाँ पे पूरी, तो उस पर बेस्ड होने एक तरीके से ये अर्ली स्पेक्युलेटिव फिक्शन कंसिडर किया जाता है, राइट। जहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियर सिविलाइजेशन का। उसके बाद वी हैव इरीवॉम जो सैमुअल बटलर का है, 1872 में आ रहा है। सैमुअल बटलर जो विक्टोरियन सटायर के साथ, लिटरेचर के साथ एक्चुअली एसोसिएटेड है, राइट। और इस पर्टिकुलर वर्क में उन्होंने जो नरेटर है वो एक स्ट्रेंज सोसाइटी में जाता है जहाँ पर उसे रूल्स उल्टे होते हैं, जहाँ के रूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इलनेस को क्राइम माना जाता है, मशीन्स से मतलब डेंजर माना जाता है, समझ रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट। उसके बाद है द आयरन हील जो आपके जैक लंडन ने लिखा है, दिस वॉज पब्लिश 1908, राइट। और जैक लंडन आपके अमेरिकन रियलिज्म और अर्ली मॉडर्न मतलब से इनका बिलोंगिंग है। और इनका जो ये बेसिकली वर्क है, जो नॉवल है, डिस्टोपियन नॉवल है, 1908 में पब्लिश हो रही है। नॉवल एक फ्यूचर सोसाइटी दिखाती है जहाँ पर पावरफुल रूलिंग क्लास आयरन हील डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग क्लास और गवर्नमेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट, ओके। उसके बाद वी हैव वेरी सिंपल टाइटल वी, राइट। ये जो है आपका जमियातीन कुछ करके राइटर का नेम है, 1924। ये एक्चुअली रशियन मॉडर्निज्म से एसोसिएशन है, 1924 में आ रही है वी टाइटल, ध्यान रखिएगा। ये एंटी टोटलिटेरियन राइटिंग्स के लिए आपकी एसोसिएटेड जो ये जमियातीन है जो राइटर हैं, राइट। डिस्टोपियन साइंस फिक्शन है इनका ये वी, जिसमें जो स्टोरी है वो फ्यूचर स्टेट यानी कि वन स्टेट में सेट है, जहाँ पर लोगों के जो नाम होते हैं ना, नाम ही नहीं होते, नंबर्स होते हैं, राइट। सब कुछ शेड्यूल होता है, तो उसी हिसाब से इन्होंने टाइटल रखा है वी, राइट। उसके बाद वी हैव वेरी फेमस 1932 अल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कई बार यूजीसी नेट में रिपीट हुई है। लाइक अल्डस हक्सले मॉडर्न एज के
मतलब फेमस राइटर्स में से एक हैं। और डिस्टोपियन इन्होंने साइंस फिक्शन ये दिया है जिसमें इन्होंने फ्यूचर वर्ल्ड में किस तरीके से ह्यूमंस जो होते हैं नेचुरली बॉर्न नहीं हो रहे, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है, और क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। मतलब उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है फिर उन्हें क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। मानो कोई हम सामान बनाते हैं ना, कोई थिंग्स बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको फिर हम अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी पैक करते हैं। सो दैट इज़ हैपनिंग हियर। सोसाइटी को हैप्पी रखने के लिए कंडीशन और मतलब प्लेजर्स भी यूज़ करते हैं, राइट। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन इट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड, राइट। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट और मोर इम्पॉर्टेंट आपकी डिस्टोपियन नॉवेल्स, जिसमें हियर वी हैव फ्रॉम द क्लासिक हैं बट लेस रिवाइज्ड हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सबसे नेक्स्ट हैं कैथरीन बर्डकिन की स्वास्तिक नाइट, जो आपकी 1937 में पब्लिश हो रही है, ठीक है। अब देखिए जो कैथरीन बर्डकिन है इनका एसोसिएशन अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के साथ है और ये फेमिनिस्ट स्पेकुलेटिव राइटिंग के लिए फेमस हैं। और इनका जो ये डिस्टोपियन नॉवल और फिक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन, मतलब यहाँ पे एक फ्यूचर वर्ल्ड इमेजिन करती हैं जहाँ पर नाजी जो होते हैं वो आइडियोलॉजी को डोमिनेट कर रही होती है। सोसाइटी जो होती है वो मेल डोमिनेटेड बन चुकी है और विमेन की पोजीशन बहुत लो दिखाई गई है। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन इट, ओके। उसके बाद देखिए 1949 में आपके जॉर्ज ऑरवेल का 1984 आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हीरो होता है विंस्टन स्मिथ, वो किस तरीके से एक सोसाइटी में रहता है जहाँ गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है, बिग ब्रदर है, एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही है, लैंग्वेज और हिस्ट्री तक को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन, जिसमें आपको फेमस कॉन्सेप्ट भी दिया था बिग ब्रदर। और इस पर्टिकुलर नॉवल को, या जिसे आप डिस्टोपियन नॉवल कह सकते हैं, मैंने डिटेल में कवर करा है। एवरी और ईच फैक्ट्स आई हैव डिस्कस देयर, इफ़ यू रियली नीड सो जस्ट गो एंड वॉच, ओके। उसके बाद भी है प्लेयर पियानो, जो आपकी कर्ट वॉगनेट का है, पब्लिश 1952। कर्ट वॉगनेट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर के साथ इनका एसोसिएशन है। और ये जो इनका वर्क है इसमें आप देखेंगे फ्यूचर सोसाइटी में किस तरीके से मशीन्स ऑलमोस्ट सब काम करने लगती हैं, ह्यूमन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड ऑन ये इनका नॉवल है। एंड उसके बाद वी हैव फॉरेन हीट 451, ये नंबरिंग याद कीजिएगा। और रे ब्रैडबरी का है ये 1953, अमेरिकन साइंस फिक्शन से बिलोंगिंग है रे ब्रैडबरी का। एंड ही फेमस फॉर ऑफ कोर्स इमेजिनेटिव एंड सोशल फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। एंड ही कंसर्न मीडिया एंड सेंसरशिप, ओके। तो ये जो इनका डिस्टोपियन साइंस फिक्शन है, दिस इज़ मतलब कि वो कहता है कि इस वर्ल्ड में बुक्स पढ़ना इलीगल होता है। एक ऐसे वर्ल्ड की यहाँ पे मतलब जो फायरमैन है, आग लग जाता है, आग बुझाने के लिए आता है जब वो, तो बुक्स जलाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो एक हीरो होता है नॉवल में, किस तरीके से वो ग्रेजुअली रियलाइज़ करता है कि जो नॉलेज है और जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, दिस इज़ जो जॉन वैंडम का 1955 में आ रहा है द क्रिसैलिड्स, ठीक है। क्रिसैलिड्स जो आपका बेसिकली एप्लो कैप्टिक जो फिक्शन है ना, उसके साथ पोस्ट एप्लो कैप्टिक जो फिक्शन है उसके साथ एसोसिएशन है आपके विंडम का, जॉन वैंडम का, ठीक है। तो ये डिस्टोपियन जो इनका एप्लो कैप्टिव जो नॉवल है पोस्ट कंसीडर किया जाता है। स्टोरी में मतलब फ्यूचर सोसाइटी में इसकी सेटिंग रखी गई है जहाँ पर मतलब नॉर्मल से डिफरेंट होना अनएक्सेप्टेबल है। मतलब कुछ चिल्ड्रन जो हैं स्पेशल एबिलिटीज़ डेवलप करते हैं और सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन इट, ओके। और उसके बाद जो मोर हमारी डिस्टोपियन आपकी नॉवल की लिस्ट है, हियर वी हैव अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, दिस रियली रिपीट इन एग्जामिनेशन। मैचिंग्स क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया था। ऑथर का नेम 1962 एंथनी बॉर्जेस का है। एंथनी बॉर्जेस पोस्ट मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश लिटरेचर से एसोसिएटेड है एंड ऑफ कोर्स नोन फॉर फिलोसॉफिकल एंड सोशल थीम्स। इनका जो ये डिस्टोपियन नॉवल है इसमें आपको अलेक्स मिल जाएगा जो बहुत वॉयलेंट यूथ गैंग का लीडर होता है और गवर्नमेंट उसको रिफॉर्म करने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद वी हैव नेक्स्ट 1968 में आपका आ रहा है जॉन बर्नर का, दैट इज स्टैंड ऑन ज़ैंज़िबर, राइट। ज़ैंज़िबर, स्टैंड ऑन ज़ैंज़िबर। तो इनका जो आपके ऑथर हैं इसके, ये बेसिकली 20th सेंचुरी ब्रिटिश साइंस फिक्शन से एसोसिएटेड है और इन्हें प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सोशल इश्यूज़
के लिए जाना जाता है। और इनका जो ये साइंस फिक्शन है, मतलब कि डिस्टोपियन जो इनका ये नॉवल है, इसमें फ्यूचर वर्ल्ड दिखाया गया है जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि सोसाइटी प्रेशर, कंपटीशन और इंस्टेबिलिटी से भर जाती है। मैं जितने भी आपको आइडिया बता रही हूँ बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, प्लीज़ आप उनको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे ना आपको लॉन्ग टर्म तक थोड़ा सा रिवाइज रहेगा। उसके बाद वी हैव उर्सुला के ली ग्विन का 1971 में जो पब्लिश हो रहा है, दैट इज़ द लीथ ऑफ हेवन, द लेथ ऑफ हेवन। तो बेसिकली जो उर्सुला है ये कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है। शायद आपने इस राइटर का नाम भी ना सुना हो पहले, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। और इसमें जो स्टोरी है, मतलब इसमें बताया गया है कि जो हीरो होता है, हीरो के ड्रीम्स रियलिटी को चेंज कर देते हैं। एक डॉक्टर सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी पावर्स यूज़ करता है, समझ रहे हैं। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन ड्रीम्स का अल्टर्स रियलिटी, राइट। उसके बाद वी हैव द फीमेल मैन, ये जोना रस का है, 1975 में आ रहा है। फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन के साथ एसोसिएटेड है जोना रस का, राइट। और ये जो इनका वर्क है, नॉवल जो है डिस्टोपियन, फेमिनिस्ट डिस्टोपियन नॉवल दिस कंसीडर्ड एज वेल साइंस फिक्शन इट इज़। तो इस नॉवल में ना डिफरेंट वर्ल्ड्स की विमन जो होती हैं कैरेक्टर्स मिलती हैं और कंपेयर करती हैं कि जेंडर रोल सोसाइटी को कैसे शेप करता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इट। उसके बाद है किंड्रेड, ये आपकी ऑक्टाविया ई बटलर की है, इंपॉर्टेंट टाइटल है, 1979 में आ रहा है। अफ्रीकन अमेरिकन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है आपके ऑक्टेविया ई बटलर का। और इनका जो ये साइंस मतलब स्पेकुलेटिव राइटिंग जो है इनकी, ये नॉन स्लेव नैरेटिव इसको भी बोल सकते हो। इसमें जो डाना करके हीरोइन होती है वो प्रेजेंट कर रही है किस तरीके से रिपीटेडली पास्ट में ट्रैवल करती हुई और स्लेवरी पीरियड एक्सपीरियंस करती हुई नॉवल दिखाती है कि हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट आइडेंटिटी को डीपली अफेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो देखिए नेक्स्ट स्लाइड है, अब मैं जो आपको डिस्टोपियन नॉवल बता रही हूँ कंटेम्प्रेरी पीरियड से बता रही हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट, जैसे हैंडमेड्स टेल हो गया आपका, ऑक्सी एंड क्रैक हो गया आपके मार्गरेट एटवुड का, ठीक है। तो मार्गरेट एटवुड को पहले देख लेते हैं। मार्गरेट एटवुड कंटेम्प्रेरी कैनेडियन लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। और द हैंडमेड्स टेल इनका डिस्टोपियन स्पेकुलेटिव फिक्शन है जिसमें मतलब फ्यूचर सोसाइटी में जो विमन की फ्रीडम है ना ऑलमोस्ट फिनिश हो जाती है। कुछ विमन को हैंडमेड्स बनाया जाता है, मतलब जिनका रोल होता है रिप्रोडक्शन तक, मतलब रिप्रोडक्शन उनको करना है, ये लिमिटेड उनका रोल होता है। हीरोइन अपनी इंडिविजुअलिटी प्रिजर्व करने के लिए स्ट्रगल करती है, सो दैट इज़ द स्टोरी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सी एंड क्रैक मार्गरेट एटवुड का जो 2003 में आ रहा है, ये भी इनका एक स्पेकुलेटिव डिस्टोपियन नॉवल है। स्टोरी जो है वो एक मतलब ये जो इनका मैं बता दूं पहले आपको पूरा, ऑक्सी एंड क्रैक इन्होंने एक मदा आदम करके ट्रिलॉजी दी थी, उसी का ये पार्ट है, ठीक है। ट्रिलॉजी के रिमेनिंग पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिलॉजी से क्वेश्चन आता है और मैंने बेस्ट ट्रिलॉजी से आपको कराई थी, उसमें भी मैंने इंक्लूड किया है आपके मार्गरेट एटवुड का, ठीक है। तो उसी का पार्ट है ये। स्टोरी में मतलब आपको एक फ्यूचर वर्ल्ड दिखाई देगा जहाँ पर जो एक जेनेटिक इंजीनियर हैं और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं सोसाइटी को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड ऑन है इनका ये, और ये पार्ट है ट्रिलॉजी का। उसके बाद काजुआ इशिगुरो का 2005 में आपका पब्लिश हो रहा है, नेवर लेट मी गो, अगेन इंपॉर्टेंट और यूजीसी नेट में कई बार रिपीट भी हुआ है। कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश लिटरेचर के साथ एसोसिएशन है एंड काजुआ इशिगुरो वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 2017, ओके। एंड ये इनका जो वर्क है 2005 में आ रहा है, डिस्टोपियन साइंस फिक्शन है। स्टोरी कुछ स्टूडेंट की लाइफ को फॉलो कर रही है जहाँ पे ग्रेजुअली ये रियलाइज़ किया जाता है कि जो उनकी एग्जिस्टेंस है उसका एक मतलब प्री डिटरमाइंड जो पर्पज़ है वो है। तो नॉवल ना ह्यूमन रिलेशनशिप और वैल्यू की जो एक वैल्यू होती है ऑफ लाइफ की, उस पर फोकस है, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट वी हैव द चिल्ड्रन ऑफ मैन, ये पीडी जेम्स का है जो 1992 में पब्लिश हो रहा है। ये आपके जो पीडी जेम्स हैं ये कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश लिटरेचर से एसोसिएटेड है और ये फेमस है क्राइम एंड लिटरेरी फिक्शन के लिए। इनका जो ये डिस्टोपियन नॉवल है इसमें फ्यूचर वर्ल्ड में किस तरीके से ह्यूमन जो है वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, राइट, और सोसाइटी जो होती है वो होपलेस और अनस्टेबल हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इट। उसके बाद गाइज जो मेरा नेक्स्ट है दैट इज़ आई थिंक द लास्ट वन ऑफ टुडेज वीडियो। सो हियर वी हैव द पावर जो नॉमी अल्डरमैन का है, दैट इज़ पब्लिश 2016। और जो नॉमी है नाओमी जो है ये आपकी एल्डरमैन जो ऑथर हैं, ये कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश फिक्शन और फेमसली स्पेकुलेटिव एंड सोशल फिक्शन के लिए मतलब फेमस हैं। एंड ये जो इनका वर्क है डिस्टोपियन और स्पेकुलेटिव फिक्शन जो है इनका, इस नॉवल में विमन सडनली एक स्पेशल फिजिकल पावर डेवलप करती है जो सोशल स्ट्रक्चर को रिवर्स कर देती है। स्टोरी में मतलब ये एक्सप्लोर किया गया है कि जो पावर है वो किस तरीके से बिहेवियर और सोसाइटी को चेंज कर सकती है,
ठीक है। तो गाइज़ यहाँ मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड कर दी। इनफैक्ट आई हैव शेयर विद यू ऑल विद ऑल फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपको एग्जामिनेशन में फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिंगल वीडियो ऑफ माइन। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और गाइज इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट PDF फाइल्स, इफ़ यू वॉन्ट लास्ट में आपका अच्छा रिविजन हो जाए, टू द पॉइंट आपको कॉन्टेंट मिल जाए, जिन्हें आप ज़रूर से जितना जल्दी जल्दी उनको आप सिर्फ अगर रीडिंग दे देंगे तो आपको मतलब काफ़ी कुछ मतलब एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिल जाए, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप मेरे चैनल का ज्वाइन करना है और जल्दी से अवेल करना है उन सभी PDFs को जो मैंने बहुत ही मतलब टाइम लेकर आई जस्ट रियली prepared that all PDFs for you all, in fact all the UGC NET aspirant जो really want कि हमारा जो रिवीजन है वो हमारा टू द पॉइंट हो। ठीक है। वेल गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल और लाइक द वीडियो और शेयर विद योर other UGC NET aspirant. Okay, we will meet in next, guys.